देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, शुक्रवार की उस शाम, उस वक्त जबरदस्त ठंड ने सब कुछ अपने अंदर ढका हुआ था। अगर मैं गलती से भी कंबल से अपना हाथ बाहर निकाल देता तो ठंड के मारे हाथ इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता कि उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक ठंड हाथ में जमे रहते। ये सब इतना डेंजरस हो रहा था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऊपर से इन कर्मचारियों ने मुझे जम्मू कश्मीर में पटक दिया था, जहां पर काफ़ी कम लोगों की ड्यूटी करने का मौका मिलता है। वैसे तो ये जगह बड़ी खूबसूरत मानी जाती है, मगर यहाँ ट्रैवल करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन मेरे लिए यहाँ इतना मुश्किल काम था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। उस वक्त मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं खुद ही समझ सकता हूँ कि आखिर मैं किस हालातों से गुजर रहा था। वैसे तो मैंने सोचा कि यहाँ का इलाका एकदम सेफ है, यहाँ टेररिस्ट के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति हमको परेशान नहीं करता। लेकिन फिर अचानक ही मेरी मुलाकात हो गई एक मरे हुए इंसान से, जो मुझे उस रात इतनी तकलीफ देता कि उस रात में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से बाल बाल बचा था। यूं ही अपने टेंट में लेटे लेटे अचानक से ऐसा लगने लगा कि बाहर की ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर मैं गलती से भी बाहर निकल जाऊं तो बर्फ़ के अंदर जम जाऊंगा। वैसे तो यहाँ पर बर्फबारी एक आम बात थी, लेकिन टेंट के अंदर इतनी ठंड होना ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसलिए मैं खड़ा होकर यही देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर जब मैंने इधर से उधर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि टेंट के अंदर मुझे जो ठंड महसूस हो रही थी, इसका कारण था कि किसी ने टेंट की चेन को खोल दिया था। अब ये सब देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे अलावा इस सुनसान एरिया में कोई और कहाँ से आएगा। इसलिए हो सकता है कि गलती से मैंने ही इसको खुला छोड़ दिया हो। एक बार के लिए तो मैं कंफ्यूज हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से वहाँ के पूरे सिस्टम को ही सही करके सोना ही समझा। फिर मैं वापस से अपने कंबल के पास आ गया और आराम करने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, सच कहूँ तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एक तो मैं सुनसान इलाके में था जहाँ मुझे अकेले को ड्यूटी मिली थी, और ऊपर से मुझे यहाँ आसपास की जगह में दूर दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में काम करती है और इसी के लिए मैं वहाँ गया हुआ था। मेरे बाकी के सहकर्मी भी अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे। उस वक्त हम जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद किसी रहस्यमय चीज़ को ढूंढने की कोशिश में थे। हालांकि मैं आपको उस चीज़ के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हम पूरी दुनिया के सामने ये लेकर आना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर किस अजूबे का नाम है। मगर वो कहते हैं ना, हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी में मुश्किल परिस्थितियों से बचने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं उस वक्त फूंक फूंक कर कदम रखने वाली बात को पूरी तरह से भूल चुका था। उस रात में बार बार परेशान होकर वापस से खड़ा हो जाता, पर पता नहीं क्यों अब मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। ऐसे में मैंने एक सिगरेट निकाली और फिर अपने टेंट से बाहर आकर सिगरेट पीने लगा। बाहर की तरफ जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और फिर इसी बीच मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। सच कहूँ तो मैं उस आदमी को देखकर बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो गया था। एक आदमी इतनी भयंकर ठंड में मात्र एक कंबल ओढ़कर वहाँ कैसे सो सकता है, मैं यही देखकर थोड़ा हैरान था। फिर जब मैं उस आदमी के पास गया तो मैंने देखा कि उसने अपना चेहरा खोल रखा था। उसकी दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी थी और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई मांगने वाला है। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो कोई भिखारी लग रहा था। तभी मैंने उसको उठाने का सोचा। फिर मुझे लगा कि मुझे इसकी नींद खराब नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं वापस से मुड़ने लगा। पर तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, बिना बातचीत के ही जा रहे हो। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। असल में वो आदमी उठकर बैठ गया था, लेकिन महज 2 सेकंड के अंदर कोई शख्स ऐसे खड़ा होकर भला कैसे बैठ सकता था, ये थोड़ा अजीब था। पर फिर मैंने उस आदमी से बोला, कौन हो तुम, और इतनी रात को इस तरह की ठंड में एक अकेले कंबल के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर उस आदमी ने मुझे जवाब दिया, अरे भाई साहब, हम लोग रात दिन ठंड में ही रहते हैं, इसलिए हमें ठंड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
अब ये सुनकर मुझे भी लगा कि हो सकता है उस आदमी की बॉडी को ठंड की आदत पड़ गई हो। ऐसे में मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और फिर वहाँ से वापस निकलने लगा। तभी उस आदमी ने बोला, आप कहो तो यहाँ आग जलाकर बैठे। उसकी बात सुनकर मैं भी उसकी तरफ देखते बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसके बाद उस आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लगता है आप सिगरेट के बड़े शौकीन हो, क्या मुझे भी एक सिगरेट मिलेगी? उसकी बात सुनकर मैंने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और उसके हाथ में एक सिगरेट थमा दी। वो भी बड़े ही शौक के साथ आराम से सिगरेट में दम मारने लगा। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। फिर मुझे लगा कि अब सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। मुझे जो इतनी देर से बेचैनी महसूस हो रही थी वो भी अब ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं उस आदमी के बगल में आग जलाकर बैठ चुका था। दोस्तों, एक कहावत बड़ी ही मशहूर है कि कभी भी उड़ते हुए तीर को नहीं लेना चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। उस आदमी ने बातों ही बातों में मुझे बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे एक मकान भी पड़ता है। लोग कहते हैं कि उस मकान की एक बहुत ही अजीब सी मिस्ट्री है। ये सुनते ही मेरी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गईं और फिर मैंने भी उस भिखारी की तरफ देखते बोला, यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर मैंने उस आदमी से कहा, चलो एक बार उसको देख कर आते हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते बोला, वहाँ रात को कोई नहीं जाता। रात तो क्या, वहाँ दिन में भी जाने से पहले लोग डर के मारे कांप जाते हैं। अब उसकी बात सुनकर मैंने उससे बोला, क्यों भाई, वहाँ पर कोई डायन रहती है क्या? इस पर उस आदमी ने कहा, डायन का तो नहीं मालूम, लेकिन लोग कहते हैं कि वो मकान पूरी तरह से भूतिया है। उसकी बात सुनकर मैं हंसते बोला, ऐसा कुछ नहीं होता यार। अगर तुमको डर लगता है तो तुम मुझे उस घर का एड्रेस बता सकते हो, मैं अकेला उस घर के लिए निकल जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, आप चिंता मत करो, मुझे भी उस मकान के अंदर जाने से डर नहीं लगता। मैं अपनी रातें उसी मकान में बिताता हूँ। अब ये सुनकर मेरे चेहरे पर फिर से कन्फ्यूजन का एक साया मंडराने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का आदमी है। कभी तो कहता है कि वो मकान भूतिया है, तो कभी कहता है कि वो वहीं रहता है। मैंने भी उस आदमी से ज़्यादा माथा पच्ची करना सही नहीं समझा और उस आदमी को बोला, वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि वो मकान किस तरफ है। इस पर उस आदमी ने कहा, चलो भाई साहब, मैं ही आपको लेकर चलता हूँ। इतना कहने के बाद हमने उस आग को वहीं पर छोड़ दिया और हम दोनों उस मकान की तरफ बढ़ने लगे जो यहाँ से बस थोड़ी दूर आगे था। वो आदमी मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे बढ़ रहा था। पर पता नहीं क्यों उस मकान की तरफ बढ़ते हुए मुझे अजीब सा डर लग रहा था कि कहीं सच में मेरे साथ कोई अजीबोगरीब घटना ना घट जाए। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह रात में किसी मकान के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की थी। बस मैं अपनी कंपनी और अपने पैसों के लिए ये सब करने के लिए जा रहा था। तभी उस आदमी ने बोला, वैसे भाई साहब एक बात पूछूं, आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगता? इस पर मैंने उस आदमी को बोला, भाई साहब मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भूत प्रेत होता है। जितना मैंने किताबें पढ़ी हैं उस हिसाब से ना ही तो कोई भूत होता है और ना ही कोई पुनर्जन्म। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हंसते बोला, लगता है आपकी किताबें बड़ी झूठी हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बातें मुझे गहराई तक लेकर जा रही थी। उसकी बातों को समझ पाना इतना बड़ा कठिन काम था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर बार वो मुझे ऐसा जवाब देता जो किसी पहेली की तरह होता। उसकी बातों को समझ पाना सच में किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। वो तो मैं किसी तरह से उससे बहस करके उसके पीछे पीछे चल रहा था, वरना कोई भी उस बेवकूफ़ की तरह दिखने वाले आदमी के आसपास भी बिल्कुल ना मंडराता। किसी तरह से वो मुझे वहाँ से लेकर निकला और हम थोड़ी देर के बाद एक अजीब से इलाके में पहुँच गए। उस इलाके में जाते मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब तुम मुझे किस जगह पर लेकर आए हो? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बोला, यहीं पर तो है वो मकान बना हुआ। जब मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ का नज़ारा मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज से पहले मैंने इस तरह की अजीब सी और डरावनी सी जगह कभी नहीं देखी। वो काफ़ी ज़्यादा उजड़ी हुई जगह थी। तभी उस आदमी ने अपने हाथ से इशारा किया और उसका इशारा पाते ही जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि सामने की तरफ एक बहुत ही बड़ा विशाल सा मकान बना हुआ था। उस खंडर की तरह दिखने वाले मकान की सब कुछ चीज़ एकदम टूटी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस मकान को लगभग 100 साल पहले बनाया गया हो। उसके बाद मैंने उस आदमी को बोला, यार सच में ये मकान तो किसी रहस्य से कम नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, इतना ही नहीं, इस मकान को जब तुम अंदर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी राजभवन में बैठे हो। अब ये सुनते मेरी भी उत्तेजना और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब मुझे किसी भी तरह से उस मकान के अंदर जाकर देखना था कि वो अंदर से किस तरह से दिखाई देता है। फिर उसके बाद वो मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा करने लगा।
दोस्तों सच कहूँ तो उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि अगर मैं इस मकान के अंदर पूरी तरह से घुस जाता तो फिर बाहर निकलना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने उस आदमी से पूछा, वैसे इस मकान से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? इस पर उस आदमी ने कहा, जिस रास्ते से तुम अंदर जाओगे उसी रास्ते से बाहर भी आ सकते हो। अब तक मैंने उस आदमी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने उसे पूरी तरह से निहारना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कहीं इस आदमी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। सच कहूँ तो जब मैंने उस आदमी की अपनी आंखों से तलाशी ली तो उसके बाद तो मानो मेरा पूरा बदन मेरा साथ देना छोड़ चुका था। इतनी देर से मैंने सब कुछ यूं ही छोड़ रखा था। जब मैंने उस आदमी के पैरों की ओर देखा तो मैंने पाया कि उसके पैर बिल्कुल किसी भूत की तरह दिखते थे। मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था कि अक्सर ऊपरी शक्ति के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और वो उल्टे कदमों के साथ चलता है। ठीक ऐसा ही इस आदमी के साथ भी था। अब ये देखकर तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उस वक्त पर मैं काफ़ी बुरी तरह से डर चुका था। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त मेरे लिए अब उस आत्मा से मुकाबला कर पाना इतना आसान नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन सा बहाना बनाकर पतली गली से निकलूं। तभी मैंने उस आदमी को बोला, भाई 2 मिनट रुको, ज़रा मैं टॉयलेट करके आता हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से थोड़ी दूर आगे नजर आने वाले एक पेड़ के पीछे चला गया। वहाँ जाकर मैं यही सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बाद में मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे यहाँ से सड़ पर दौड़ लगानी चाहिए। हाँ, मैं जानता था कि वो आदमी मेरा पीछा करने की कोशिश भी करेगा और वो मुझे नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन मैं किसी भी तरह से उस मकान के अंदर नहीं जाऊँगा। अगर मैं उस मकान के अंदर पहुँचा तो ना जाने कितनी बुरी शक्तियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छी बात तो ये थी कि मैंने किसी मिस्ट्री से बने हुए मकान को ढूंढ लिया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे खुद एक भूत लेकर गया था। फिर बाद में मैंने वहाँ से तेज़ रफ्तार पकड़नी शुरू की और वहाँ से भागते हुए अपना रास्ता मापने लगा। मुझे पूरी तरह से ये बात भी मालूम थी कि इस इलाके में मैं चाहे जहाँ भी चला जाऊँ, ये भूत मेरा इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो चुकी थी उतनी कोशिश को अंजाम देने की ठान ली थी। मुझे किसी भी तरह से इस प्रेत से बचना ही था, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद को पार क्यों ना करना पड़े। मैं भागता हुआ सबसे पहले तो अपने अड्डे के पास पहुंचा, जहां पर मैंने अपना अड्डा बनाया हुआ था। जैसे मैं अपने अड्डे के पास पहुंचा तो वहां जाकर मैंने वहां की सारी चैन बंद कर ली और उसके अंदर जाकर चुपचाप से बैठ गया। मैं किसी भी तरह से उस आदमी को ये बताना नहीं चाहता था कि मैं उसके आसपास मौजूद हूँ, लेकिन वो एक पिशाच था और एक भूत के लिए किसी भी इंसान को ढूंढ पाना काफ़ी सरल हो जाता है। ऐसे में मुझे भी यही मालूम था कि वो मेरे तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। बस मुझे किसी भी तरह से अपने दूसरे रास्ते का इंतज़ाम करना होगा। लेकिन अब तक तो वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था। मुझे अपने इलाके में बैठे बैठे लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे दस्तक नहीं दी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मेरा पीछा छोड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, पिशाच के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कभी भी किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर देता है। ऐसे में मैंने अपने टेंट से बाहर निकलकर देखने की कोशिश ही नहीं की कि बाहर का नज़ारा आखिर किस तरह का दिखता है। मैं किसी भीगी बिल्ली की तरह डरा हुआ अपने टेंट के अंदर पड़ा रहा। और सच कहूँ तो अब तक मुझे ऐसा ही लगने लगा था कि शायद वो भूत मेरे पीछे नहीं आएगा और वो मेरा पीछा छोड़ चुका है। अब ये जानकर मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हो रही थी कि किसी तरह से वो रात बीती और उस रात के बीतने के साथ ही उस भूत प्रेत की सारी यादें मेरे दिमाग से ख़त्म होने लगी। मैं किसी भी तरह से वहाँ से निकला और अपने सहकर्मियों के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर मैंने उन सभी को मेरे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। हालांकि उन्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो लोग वापस से आग से जली हुई लकड़ियों के पास पहुँचे और साथ ही जब मैंने उन्हें उस मकान के बारे में बताया तो उन्हें थोड़ा बहुत यकीन तो हुआ। लेकिन वो लोग मेरी तरह भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। ऐसे में उन्हें मेरी सारी बातें बनावटी लग रही थी। अंत में जाते जाते मैंने उन्हें वो मकान भी दिखा दिया। तब जाकर उन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ। लेकिन मैंने उसके बाद उस मकान के अंदर जाना सही नहीं समझा और मैं अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकलने लगा। लेकिन उन लोगों ने मुझे वहीं पर रोक लिया और फिर वो मुझे उस मकान के अंदर ले गए। और फिर उसके बाद जो हमारे साथ उस मकान के अंदर घटनाएं हुई वो सब हमने प्राइवेट ही रखी। हम उनके बारे में किसी को नहीं बता सकते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।